नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं राहुल और आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स पे, उनको प्रभावित करने वाले मेन स्टॉक पे, मार्केट की चाल पे और मार्केट सुबह पॉजिटिव खुला और शाम को निगेटिव हुआ, उस सब के रीजंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जब मार्केट ओपन हुआ तो काफ़ी अच्छा ओपन हुआ। उसका मेन रीज़न था कि यूएस के जो सर्विस पीएमआई के डाटा आए थे वो काफ़ी अच्छे रहे थे, तो थोड़ा सा उससे जो उम्मीद बनी कि जो रिसेशन का डर है वो थोड़े दिनों के लिए एटलीस्ट पोस्टपोन हो गया, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा यूएस से ही बाउंस बैक आया था। इवन जो यूएस का विक्स 66 पहुंच गया था वो भी काफ़ी कूल ऑफ होकर बंद हुआ। तो चलिए पहले जानते हैं थोड़ा सा ये सर्विस पीएमआई के बारे में। तो ये होता क्या है, तो ये जो कि इसको बोलते हैं आईएसएम पीएमआई डाटा, द इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इसको बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि करीब अमेरिका में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके 400 इंडस्ट्रीज में वो लोग अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं या सर्वे करते हैं। उसमें वो परचेजिंग जो मैनेजर्स होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं उनसे डिफरेंट डाटा लेते हैं। उन डाटा के अकॉर्डिंगली एक बनाते हैं, अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट को बहुत ध्यान दिया जाता है वहाँ पे, और उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ही वहाँ के इकोनॉमिस्ट और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं। अब उन रिपोर्ट्स में वो लोग क्या क्या ध्यान देते हैं, जैसे वो लोग ध्यान देते हैं कि न्यू ऑर्डर्स कितने हैं इस कंपनी के पास में, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, न्यू इंपोर्ट ऑर्डर कितने हैं, न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर कितने हैं, एम्प्लॉयमेंट कितना है, सप्लायर डिलीवर्स कितना है, इन्वेंट्री कितना है, सच लाइक। और इसके डिफरेंट वेटेज भी उन लोगों ने डिसाइड करके रखे हैं। अब डिफरेंट वेटेज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि न्यू ऑर्डर को लोग 30% वेटेज देते हैं कि इस कंपनी के पास कितना ऑर्डर बुक है। जितना ज़्यादा ऑर्डर बुक रहेगा मतलब वो कंपनी के पास सफिशिएंट काम है और वो अभी कुछ स्लो डाउन का स्थिति नहीं है। अगर उसके पास सफिशिएंट ऑर्डर है तो मतलब सब कुछ ऑल इज वेल, तो वो लोग उसको 30% वेट देते हैं न्यू ऑर्डर बुक को। इसके अलावा उनका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, अगर प्रोडक्शन हायर साइड में जा रहा है तो इसका मतलब है कि उनके पास सफिशिएंट ऑर्डर भी है, सफिशिएंट दिल लगा के वो लोग काम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोडक्शन को वो लोग 20% वेटेज देता है उस रिपोर्ट में। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट को 20% वेट देता है लोग, प्रोडक्शन को 25% वेट देता है और एम्प्लॉयमेंट को लोग 20% वेट देता है। एम्प्लॉयमेंट कैसे कि उनका जो उस इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है वो हायरिंग ट्रेंड में है कि फायरिंग ट्रेंड में है, मतलब आदमियों को रख रहे हैं कि निकाल रहे हैं। अगर आदमियों को निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात उनके पास कुछ काम की कमी है, इसके लिए वो लोग आदमियों को निकाल रहे हैं या ऐसा कुछ रख रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट को दे दिया। इसके अलावा सप्लायर डिलीवर्स, इसको भी वो लोग 15% वेटेज देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सप्लायर्स है वो कितना उनका जो सप्लायर है उस फील्ड में कितना बिजी है। वो अगर इमीडिएट सप्लाई कर पा रहा मटेरियल को, इसका मतलब उसके पास सफिशिएंट काम नहीं है, वो कर दे रहा। तो इसमें जो स्लो होगा उसको अच्छा मानते हैं वो लोग, तो सप्लायर डिलीवर्स को 15% वेटेज देते हैं। इसके अलावा लास्ट कंपोनेंट उनका रहता है जो 15% वेटेज देते हैं उसको इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री उस इंडस्ट्री में कितना है उनके पास में, उसको भी वो लोग देते हैं। ज़्यादा इन्वेंट्री का मतलब है कि उसका जो माल है ज़्यादा बिक नहीं रहा है, इसलिए उसका इन्वेंट्री बढ़ता चला जा रहा है। तो ये थोड़ा सा डाउन साइड में होता है कि ज़्यादा इन्वेंट्री आपके पास में है तो ये निगेटिव है, एक रीजनेबल इन्वेंट्री आपके पास है तो पॉजिटिव। तो यही डाटा कल वहाँ पे आया था। और इसके अलावा शिकागो का जीडीपी जो रेट था वो करीब 2.3 आया था, वो भी थोड़ा सा था कि पॉजिटिव था, तो इसके लिए लोगों को लगा कि नहीं अभी रिसेशन हम लोग कुछ दिन के लिए तो एटलीस्ट बचे हुए हैं। तो उसके कारण अमेरिका से बाउंस बैक आया, तो वो पूरे एशियन मार्केट में भी ट्रांसफ़र हुआ। जापान के जो इंडेक्स थे वो भी काफ़ी अच्छा रिकवर किए। लेकिन इंडियन जब मार्केट ओपन हुआ तो बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ओपन हुआ 24,190, जो कि प्रीवियस क्लोज से करीब 134 पॉइंट अप था, और उसके बाद इमीडिएट चढ़ना चालू किया और हाई मारा 24,383। तो हम लोग को लगा कि नहीं आज तो कुछ लगता है रिकवरी होगा, बट 15 मिनट का हाई ही उसका डे हाई बन गया। और जब हम लोगों ने एक टेक्निकल सिखाया भी जाता है हम लोग को कि अगर आपका 15 मिनट हाई नहीं टूट रहा है काफ़ी मेहनत करने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला नहीं है। और आप ऑब्जर्व करेंगे 15 मिनट का हाई नहीं टूट रहा था। तो जब
9:30 हो गए और 10 साढ़े 10 तक निफ्टी का 15 मिनट का हाई नहीं टूटा, तो हम लोगों ने कॉल राइटिंग स्टार्ट कर दी उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेके कि हाँ अब ये 9:30 तक टूटा नहीं है 15 मिनट हाई, इसी अगर ये टूटेगा तो इसको स्टॉप लॉस ला के हम लोग थोड़ा दूर की आउट ऑफ द मनी कॉल को राइट कर रहे थे और पुट साइड में डिफेंसिव हो गए, बिकॉज लगने लगा था कि हाँ अब ये जो डेड कैट बाउंस जिसको बोलते हैं ना कि इतना मार्केट गिर गया, थोड़ा सा जंप किया है और उसके बाद फिर डाउन होना चालू हो गया। तो उसके बाद में तो ग्लोबल स्लैब भी आया है, जो डाउ वगैरह 400 पॉइंट ऊपर थे वो 100 पॉइंट ऊपर थे अभी कुछ देर पहले तक, और निकाई का फ्यूचर भी डाउन आना चालू हो गया है। तो फिर से अभी तक कुछ ज़्यादा सुधरा नहीं है कंडीशन, और ये जो बाउंस था ऐसा लगा कि शायद डेड कैट बाउंस था, और वो ऊपर होके निफ्टी फाइनली 63 पॉइंट डाउन में आके क्लोज हुआ प्रीवियस डे के कंपेयर में। आज निफ्टी को खींचने वालों में जो ऊपर खींचा है जिसने सपोर्ट किया है उसमें रिलायंस था करीब 14 पॉइंट, एल&टी था करीब 13 पॉइंट और JSW स्टील उसने करीब 11 पॉइंट का सपोर्ट किया है निफ्टी को ऊपर चढ़ाने में। और निफ्टी को नीचे खींचने के लिए HDFC बैंक 14 पॉइंट, HDFC लाइफ 13 पॉइंट एंड M&M 12 पॉइंट, ये इन्होंने थोड़ा सा नीचे खींचा है निफ्टी को। आज जो 63 पॉइंट है उसको अगर निकालेंगे तो इसी से करके ही प्लस माइनस करके वो -63 पॉइंट निफ्टी का आया। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो करीब 23,460 के आसपास आ रहा है। आज दुखद बात थी कि 25,000 के नीचे हम बंद हो गए, तो ये एक और ज़्यादा निगेटिव चीज़ है। और रेजिस्टेंस में 24,500 की जो कॉल है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है फार नज़दीक में से करके। तो जब तक ये 24,540 का एक लेवल है वो हम नहीं तोड़ते हैं तब तक हमें लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एवरी सेल ऑन राइज हमको रणनीति अपनानी है। यहाँ पे कोई भी जो आपका रैली होती है उसमें राइज पे बेचें। तो निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा 24,540 एंड निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 23,460। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ 50,437 पे ओपन हुआ, करीब 345 पॉइंट अप फ्रॉम प्रीवियस। इसमें भी हमें अच्छा लगा कि चलो आज ये भी ऊपर जाएगा, लेकिन इसका भी सेम आप पैटर्न ऑब्जर्व करिए। 15 मिनट कैंडल का जो हाई था वही इसका डे हाई है 50,689, सेम इसका भी हो गया। अब क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा है तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, तो दोनों के कंपोनेंट काफ़ी सिमिलर्स हैं आपस में। HDFC बैंक वगैरह उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है। तो जब बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा तो फिर निफ्टी ऊपर जाने का कोई सवाल ही नहीं था। तो लोगों ने आज भर भर के, जो होशियार लोग थे उन्होंने फिर निफ्टी में कॉल राइटिंग किया जब देखा कि 15 मिनट का हाई उनका ब्रेक नहीं हो रहा है। तो बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया 15 मिनट में 50,689, और वो आते आते दिन के लास्ट में करीब करीब अपने लोएस्ट के पॉइंट जो लो था उसका 49,659 उसके आसपास ही थोड़ा सा रिकवर किया और 50,092 पे क्लोज हो गया, जो कि 45 पॉइंट ऊपर खुला था और 343 पॉइंट नीचे डाउन हुआ। सोचिए इतना मोमेंट आ गया। तो निफ्टी बैंक के जो गेनर थे उसमें AU बैंक खाली एक ही बैंक था जो आज निफ्टी को 2 पॉइंट का सपोर्ट किया बैंक निफ्टी को। और लूजर्स में मेन था HDFC बैंक जिसने 120 पॉइंट लूज किए, SBI जिसने 100 पॉइंट लूज किए, और ICICI बैंक जिसने करीब 75 पॉइंट्स बैंक निफ्टी को नीचे खींचा। तो ये हाल था। अभी भी ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। तो आप लोग सेल ऑन राइज का ही रणनीति अपनाएं। अब बात कर लेते हैं, हमने कल 3 स्टॉक रिकमेंड किए थे, रेणुका शुगर, कैम्स और डीमार्ट। तो मार्केट काफ़ी हाई खोला था सुबह सुबह। डीमार्ट में तो स्टॉप लॉस बुक हो गया क्योंकि मुझे उसमें पॉजिटिव सेंस दिख रही थी। तो 1% एक रूल बना लीजिए कि जैसे ही कोई स्टॉक आप BTST में लेके आते हैं, अगर BTST के लिए लेके जा रहे हैं 1% नुकसान हो रहा है तो निकल जाओ उससे। तो उस हिसाब से हम लोग उस पे से निकल गए। हालांकि बाद में रेणुका शुगर और कैम्स ये दोनों ही कोई 2.5% कोई 2% नीचे ही बंद हुए हैं। एनीवे आज का दिन स्टॉप लॉस वाला था तो दैट आई एक्सेप्ट। अब कल के लिए क्या हमने स्टॉक ढूंढे हैं, तो कल हमने 2 स्टॉक्स अपने ग्रुप में रिकमेंड किए थे। एक है उसमें BEML और एक है सन टीवी। दोनों ही सेल साइड में हैं। अभी भी मेरा बाइंग का कोई मूड नहीं है,
बाइंग साइड में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जब तक ये कुछ क्लियर नहीं हो जाता है, चाहे इजराइल ईरान का हिसाब किताब हो, चाहे येन का हो हिसाब किताब जापान का, और अभी एक नया इंडिया के लिए प्रॉब्लम आ गया है हमारा बांग्लादेश बगल में, उधर का भी सरकार भी स्टेबल नहीं है। तो जब सरकार स्टेबल नहीं है तो वहाँ का भी हम कुछ ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे आज गोकुलदास, वेल्सपन, KPR मिल्स, इन सब के जो शेयर्स हैं, जितने कपड़ा बनाने वाली कंपनियां हैं, एप्पल बनाने वाली कंपनियां हैं, इसका फ़ायदा इंडिया को होगा नो डाउट, क्योंकि जो US में जो क्लॉथिंग बिजनेस है वो 9% करीब बांग्लादेश से आता है, यूरोपियन यूनियन में करीब 20% बांग्लादेश से आता है। तो इस सेक्टर को तो फ़ायदा होगा, बट अदर कुछ सेक्टर्स हैं जो हमारे डिस्टर्ब होंगे। डिफेंस के लिए भी हमारे चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हो सकता है माइग्रेट होकर इधर आने का ट्राई करें, तो एक सीरियस कंसर्न है इंडिया के लिए भी। तो ये भी एक नया चैलेंज आ गया है अभी। तो अभी तक हमारे लिए 2-3 थे, अभी एक और चला आ गया है ऐड होके। तो थिंग्स आर गेटिंग लिटिल बिट कंसर्निंग नाउ। तो आशा करते हैं कि अभी आप लोग जो हैं वो मार्केट में नीचे गिरावट पे, हर गिरावट पे ख़रीदारी करिए, अच्छे स्टॉक्स लेते रहिए। ETF के थ्रू इंडेक्स में भी बाइंग कर सकते हैं, और जो भी आपको शेयर लगे कि आपके अच्छे रेट्स में आ गए हैं, उनको बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अभी कुछ दिन तक सर्कमस्टेंसेस ऐसे ही चल रहे हैं वार वाले, तब तक आप लोग बाई करते रहिए, बाई ऑन डिप्स करते रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म्स के लिए हमारा कोई मूड नहीं है अभी बाइंग का। शॉर्ट टर्म जो लोग ट्रेडिंग के पॉइंट से अगर जानना चाह रहे हैं, तो ट्रेडिंग में हमारा अभी टोटली मूड जो है केवल और केवल सेल ऑन राइज का है, या हम लोग ऑप्शन के थ्रू अगर कर रहे हैं तो पुट बाइंग करेंगे या कॉल को शॉर्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी लाभदायक रही होगी। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।